चेंज क्यों नहीं सही ऑप्शन, या नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज क्यों नहीं सही ऑप्शन? तो उसमें आंसर उसका ये है कि कल हमने डायमेंशनल करेक्टनेस में देखा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है या नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वो तो ईएमएफ होती है। यानी मैंने जो चार्ली और डेल्टा में ऑप्शन लिखी हुई हैं ये दोनों ईएमएफ हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी ईएमएफ होती है और नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी ईएमएफ होती है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस ईएमएफ का जो कॉज है वो ईएमएफ ही होती है। तो चार्ली और डेल्टा जो हैं ये दोनों ईएमएफ की डेफिनेशंस हैं, इसलिए हमने कॉज के अंदर जस्ट चेंज ऑफ। अब एक और क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन वाज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डैश। उसमें भी यही ऑप्शंस थी और ये दोनों पास्ट पेपर में एफएससी में रिपीट होके आए हुए हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैग्नेटिक फ्लक्स, second option was change of magnetic flux, third was rate of change of magnetic flux, and fourth option was negative of rate of change of magnetic flux। ऑप्शंस वही हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने चेंज कर दी है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है। अब इसमें से बताएं व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन। सी और डी। अब देखें अगर तो हमारे पास ये डेल्टा वाली ऑप्शन ना होती तब हम सी पे जाते क्योंकि रेट ऑफ चेंज भी ईएमएफ ही होती है। उसके साथ नेगेटिव लगा देंगे तो वो उसको ज्यादा बेटर वे में डिफाइन कर रही होती है। सो द राइट आंसर इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन स्टिल अगर नेगेटिव ना भी लगा होता तो हम इसमें थर्ड ऑप्शन पे जाते, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो नेगेटिव का साइन है वो उसको ज्यादा बेटर वे में डिफाइन कर रहा है, इसलिए क्योंकि लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली ही हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशंस होंगी। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये कल के टॉपिक के थे, पास पेपर में आए हुए हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं व्हिच इज लेंजेस लॉ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लेंजेस लॉ बेस किस चीज पे करता है? तो लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कंजर्वेशन इस तरह से होती है कि मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने मैकेनिकली फॉर एग्जांपल अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर की कॉइल को मैकेनिकली हमने मूव करवाना होता है और उसकी मैकेनिकल मूवमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी और उस इंडक्शन की वजह से ईएमएफ जनरेट हो जाती है। तो लेंसेज और पास्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव के अंदर पूरी सेकेंड ईयर में से जो एक सिंगल क्वेश्चन सबसे ज्यादा दफा एफएससी में और एंट्री टेस्ट में रिपीट हुआ है वो ये है लेंजेस लॉ बेस किस पे करता है। इसी तरह फर्स्ट ईयर का वो जो चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन था कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, फर्स्ट ईयर का वो एक क्वेश्चन, सेकंड ईयर का ये क्वेश्चन कि बेस किस पे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये एफएससी में और एंट्री टेस्ट दोनों में सबसे ज्यादा रिपीट होके आए हुए हैं। अब हम लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट
always opposes its cause। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन ने अपोज करना होता है कॉज को। अब इनमें से एक एक वर्ड जो है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया और उसको हम नेक्स्ट मल्टीपल केसेस में अप्लाई करके देखेंगे कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अपने कॉज को किस तरह से अपोज करती है। सबसे पहली एग्जांपल या इसका पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये होगा कि हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है और उसके साथ एक बार मैग्नेट पड़ा हुआ है। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ एंड है और ये साउथ वाला एंड है। अगर हमने ईएमएफ को इंड्यूस करना हो तो वी हैव टू मूव दिस मैग्नेट, और मैं ये शो कर रहा हूं कि दिस मैग्नेट इज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल। अब अगर ये मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है तो कॉइल के अंदर वो पोल कौन सा बनेगा और उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये सारे का सारा डिसीजन जो है ये लेंजेस लॉ कर रहा होता है और लेंजेस लॉ ने अपने कॉज को अपोज करना है। अब अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो मैग्नेट जब मूव करता है तो कॉइल के अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। अगर वो लाइंस चेंज होंगी तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आती है, ईएमएफ इंड्यूस होने से इंड्यूस करंट फ्लो करता है। रिपीट कर देता हूं, मैग्नेट की मूवमेंट जो है वो कॉज है, इसकी मूवमेंट से फील्ड चेंज होगा, फील्ड से फ्लक्स, फ्लक्स से ईएमएफ और ईएमएफ से करंट, और वो करंट सेट होगा इन अकॉर्डेंस विद लेंजेस लॉ। उस करंट की डायरेक्शन ने अपने कॉज को अपोज करना है। कॉज क्या है? यहां पे कॉज है मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट अगर कॉइल की तरफ जा रहा होगा तो कॉइल उस मूवमेंट को अपोज करती है, तो कॉइल ने उसको रिपेल करना है। तो रिपल्शन के लिए कॉइल को नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा और नॉर्थ पोल के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कॉइल विल एक्ट एज विच पोल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अकॉर्डेंस विद लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ में इंड्यूस करंट वो होगा जो अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज है मूवमेंट ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप, so loop will start repelling the magnet to repel north pole. It also becomes north, और नॉर्थ पोल के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये फिक्स है, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज होगी और साउथ में क्लॉकवाइज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेम सिनेरियो से लेते हैं विद सम डिफरेंट कंडीशन और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेम लूप है आपके पास, सेम मैग्नेट है, बट नाउ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। whenever magnet moves away from the coil, this coil will start attracting the magnet। क्योंकि मैग्नेट को करीब लाने से भी फ्लक्स चेंज होता है, उसको दूर ले जाने से भी फ्लक्स चेंज होगा। करीब आएंगे तो कॉइल रिपेल करेगी, जब उसको दूर लेके जाएंगे तो कॉइल ने अट्रैक्ट करना है क्योंकि इसने अपने कॉज को हमेशा अपोज करना है। तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस कॉइल में कौन सा पोल बनेगा और उसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी। अब क्योंकि नॉर्थ को अट्रैक्ट करना है तो इट विल बिकम साउथ पोल, और साउथ पोल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? क्लॉकवाइज। लेंजेस लॉ के ये दो क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन हम लेंजेस लॉ, और ये सारे के सारे क्वेश्चन या तो एक्सरसाइज का पार्ट है या ये पास्ट पेपर में
एफएससी में या एंटी टेस्ट में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है which is falling along the axis of a coil which is placed on surface of earth. surface of earth पे एक कॉइल पड़ी हुई, एक बार मैग्नेट उस कॉइल के अंदर फॉल कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि इस फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट का साथ हिंट भी लिख देते हैं कि मैग्नेट इज फॉलिंग फ्रीली, और इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो अपर side will act as which pole। इस कॉइल की जो अपर टॉप व्यू है उसमें पोल कौन सा बनेगा, और व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये तीन क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है। मैग्नेट फ्री फॉल कर रहा है, नॉर्मली स्टूडेंट कहते हैं फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, लेकिन यहां पे डिफरेंट केस है। इट विल सफर सम रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस किस बिहाफ पे आएगी, लेंजेस लॉ के बिहाफ पे आएगी। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर मैग्नेट कॉइल के पास जा रहा होता है तो कॉइल उसको रिपेल करती है, दूर जाएगा तो कॉइल उसको अट्रैक्ट करती है। अब मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, सो कॉइल विल स्टार्ट रिपेलिंग द मैग्नेट, तो इसकी रिपल्शन की वजह से इट्स एक्सेलरेशन विल बी स्लाइटली lesser than gravitational acceleration। A is less than G है, क्योंकि वो फ्री फॉल तो कर रही है लेकिन रेजिस्टिव मीडियम में कर रही है, उसको कॉइल अपोज कर रही है उसके फ्री फॉल को। अपर साइड ऑफ कॉइल विल एक्ट एज विच पोल, साउथ पोल करीब आ रहा है, रिपेल करने के लिए इट ऑल्सो बिकम्स साउथ, और साउथ में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, क्लॉकवाइज। अगर हम ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाती है लेकिन अल्टीमेटली करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, तो हमारे पास यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस ओपन लूप विल बी नॉन जीरो, बिकॉज ओपन लूप हो या क्लोज लूप हो इंडक्शन हो जाती है, लेकिन ओपन लूप के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। अगर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो लेंजेस लॉ अप्लाई ही बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट से होता है, लेंज लॉ अप्लाई नहीं होगा, और जो मैग्नेट फ्री फॉल कर रहा है उसको किसी किस्म की ऑपोजिशन नहीं मिल रही होगी, इट्स एक्सेलरेशन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू जी। अगर लूप को क्लोज कर देंगे तब वो जी से लेस हो जाएगा, अगर आप लूप को ओपन रखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू जी, बिकॉज इसमें लेंजेस लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें किसी किस्म की ऑपोजिशन नहीं आ रही होती। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अगले टॉपिक से भी रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन वो अगले टॉपिक का बनता है लेकिन उसमें अप्लाई क्योंकि लेंजेस लॉ हो रहा होता है, इसलिए मैं यहां पे करवा देता हूं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगला टॉपिक हमारा ये होगा, लेकिन अभी मैं यहां पे सिर्फ इसकी लेंजेस लॉ पढ़ा रहा हूं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड लेंजेस लॉ। इसमें मैं आपको दो केसेस करवाऊंगा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है। उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिंगल कॉइल होगी, उस सिंगल कॉइल के अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि इसके अंदर एक सिंगल कॉइल में करंट चेंज होगा,
करंट के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ के इंड्यूस होने से इंड्यूस एक्सप्लेन कर दिए। अब इसमें लेंजेस लॉ कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास गिवन सिनेरियो ये है कि यू आर हैविंग अ लूप और उस लूप के अंदर चेंज ऑफ करंट है, और ये करंट चेंज इस तरह से हो रहा है कि सबसे पहली बात ये है कि ये करंट होगा क्लॉकवाइज और ये करंट हो रहा है डिक्रीज। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब कहानी कुछ इस तरह से होती है इसमें कि ये करंट जो डिक्रीज हो रहा है ये चेंज हो रहा है, इसके चेंज होने से करंट फ्लो करने से फील्ड बनता है, करंट चेंज हो रहा होगा तो फील्ड भी चेंज होगा, फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है जिससे ईएमएफ आती है और उससे इंड्यूस करंट आता है। ये इनपुट करंट है, इस इनपुट करंट से ईएमएफ आएगी, ईएमएफ से करंट आएगा और उस आउटपुट करंट की डायरेक्शन आपने बतानी है। इनपुट करंट क्लॉकवाइज है, लेंजेस लॉ जितना अभी तक समझ आया इसके अकॉर्डिंगली बताएं व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। केस है इसमें इनपुट करंट क्लॉकवाइज है, आउटपुट करंट आपने बताना है इंड्यूस करंट, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए या क्लॉकवाइज। हाँ भी सूफी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्यों? तो आप सब लोगों ने ठीक डिटेक्ट कर लिया और वो कॉज आपने डिटेक्ट किया है कि ये करंट चेंज हो रहा है, यही कॉज है ना, करंट चेंज हुआ तब ईएमएफ इंड्यूस हुई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या हुआ? चेंज ऑफ करंट, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ था, फील्ड चेंज हुआ था। अब हमारे पास ये जो करंट डिक्रीज हो रहा है, लेंजेस लॉ ने इस कॉज को अपोज करना है। लेंजेस लॉ ये चाहेगा कि ये करंट डिक्रीज ना हो बल्कि इंक्रीज हो जाए, तो हम कहते हैं कि जो डिक्रीज है दिस डिक्रीज इज द कॉज, और हमने इस कॉज को क्या करना है? अपोज, और कॉज की ऑपोजिशन इस तरह से होगी कि हम ये लेंजेस लॉ ये चाहेगा कि इस कॉज की ऑपोजिशन इस तरह से होती है कि किसी तरह से हमारे पास ये क्या हो जाए, ये इंक्रीज हो जाए। अब इंक्रीज होगा कैसे? तो इट गेट्स इंक्रीज्ड बाय आउटपुट करंट। इंड्यूस्ड करंट इसको इंक्रीज करवा सकता है लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली। तो अब जो इंड्यूस्ड करंट जिसने इसको इंक्रीज करवाना है वो किस तरह होगा, तो हम देखते हैं कि ये करंट किस तरह था, क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस्ड करंट इसको इंक्रीज तब करवाएगा जब इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए। फर्स्ट गो में नॉर्मली ये कम बच्चों को समझ आता है, मैं सारी चीज को रिपीट कर देता हूं। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास इनपुट करंट क्लॉकवाइज हो और वो करंट डिक्रीज हो रहा हो तो आउटपुट करंट इंड्यूस करंट क्या होगा। इसमें 99.9% स्टूडेंट्स आंसर करते हैं क्योंकि ये करंट क्लॉकवाइज है। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली इंड्यूस करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ताकि वो इसको अपोज कर सके। तो आंसर ये है कि यहां पे कॉज इस करंट का क्लॉकवाइज नहीं है जिसको अपोज करना है। कॉज हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडक्शन का कॉज है करंट का डिक्रीज होना, तो डिक्रीज होना अगर कॉज है, इस कॉज की हो जानी है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इस तरह से होगी कि ये डिक्रीज इंक्रीज कर जाए। इंक्रीज कैसे करेगा? इसको इंक्रीज करवाएगा इंड्यूस करंट। क्लॉकवाइज करंट को इंक्रीज करवाना है तो इंड्यूस करंट तब इंक्रीज कराएगा जब वो खुद भी उसके पैरेलल होगा। अगर वो एंटी पैरेलल होता वो इस डिक्रीज को मजीद डिक्रीज करवा देता, कॉज को सपोर्ट कर देता। तो कॉज की क्या होनी है? ऑपोजिशन। समझ आइए, ठीक हो गया। तो हमारे पास, अच्छा मैं इसका ना एक और क्वेश्चन करवाता हूं
तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाता है। एंड कंपैरिजन ये है कि अब अगर इस क्वेश्चन में ये इस तरह से आया होता कि आपके पास एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज करंट है, लेकिन अब वो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये आपने बताना है। अब देखें कॉज क्या है, यहां पे कॉज है इंक्रीज होना, तो दिस इज बेसिकली कॉज। इस कॉज को क्या करेंगे, अपोज। इंक्रीज की ऑपोजिशन होती है कि हम उसको जिस चीज को डिक्रीज कराना है वो क्या है, क्लॉकवाइज। ये डिक्रीज होगी कैसे, बाय इंड्यूस्ड करंट। और अगर क्लॉकवाइज चीज को डिक्रीज करना है तो इंड्यूस्ड करंट क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसको सम अप करके आप ये चीज लिखें कि हमारे पास जो कॉज होता है ना, कॉज वो हमेशा अपोज होता है, और जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन अपोज भी हो सकती है, सपोर्ट भी हो सकती है। इन दोनों केसेस के अंदर हमने देखें कॉज को हमेशा अपोज किया। अगर ये कॉज डिक्रीजिंग है तो हमने उसको इंक्रीज करवा दिया, अगर ये इंक्रीजिंग है तो हमने उसको डिक्रीज करवा दिया। तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंगली कॉज ने हमेशा अपोज होना है, डायरेक्शन अपोज भी हो सकती है और सपोर्ट भी हो सकती है। डायरेक्शन अपोज कब होती है और डायरेक्शन सपोर्ट कब होती है, दिस इज द मेन कंसर्न। तो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस क्या हो रही हैं, सपोर्ट हो रही हैं। तो डायरेक्शन सपोर्ट तब होती है जब कॉज डिक्रीजिंग होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शंस अपोज तब होती हैं जब कॉज इंक्रीजिंग होता है। इसको लिख ले, मैं इसको डिक्टेट करवा देता हूं। कॉज ऑलवेज गेट्स अपोज्ड, पहला पॉइंट लिखें, cause always gets opposed दूसरा पॉइंट, डायरेक्शंस may get opposed or supports. Cause is directions get supported when cause is decreasing, और डिक्रीजिंग को एनसर्कल करके हाईलाइट कर लें। और नेक्स्ट पॉइंट लिखें, डायरेक्शन गेट अपोज्ड when cause is increasing। इसी तरह पास पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि डज इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट उसको कर रहे थे कि यस इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखें, इंड्यूस करंट ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो किसी चीज को डिक्रीज करवाएगा। इंड्यूस करंट कहता है कि मैं अपोज करूंगा, तो उस ऑपोजिशन में हम कहते हैं कि नो, इंड्यूस करंट डजंट एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स बट टू अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो तो इंड्यूस करंट उसको इंक्रीज करवा देगा, और अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो इंड्यूस करंट उसको डिक्रीज करवा देगा। क्वेश्चंस कोई हैं लेंजेस लॉ के तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं आंसर करता जाता हूं।
क्वेश्चंस हैं कोई तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख दे। फोटोज आपको भी आ जाती हैं, क्वेश्चंस कोई हैं तो बता दें। अगर विजुअलेशन चेंजिंग करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो डिपेंड करता है कि वो डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज कर रहा हो तो इंड्यूस भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज कर रहा हो तो इंड्यूस्ड क्लॉकवाइज हो जाएगा। तैमासे फर्स्ट और सेकंड केस में ना, अगर आप कॉइल को मैग्नेट को टू एंड फ्रो मूव करते हैं, पहले आप टूवर्ड्स मैग्नेट लेके जाएं और फिर उसी में अवे लेके जाएं, तो जब मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अगर आप एक ही डायरेक्शन मूव करते रहेंगे तो डीसी होगा, अगर टू एंड फ्रो लेके जाएंगे तो एसी हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में अबू बकर जब रेंज को हमने डबल किया था ना, तो हमने आई की जगह पे आई को हमने नाम दिया था रेंज, उस आई की जगह पे हमने 2IG लगाया था, क्योंकि रेंज हमने बनानी ही डबल करके एमीटर की है। जो पहले वाली रेंज थी वो गैल्वेनोमीटर की है, तो जब रेंज चेंज करते हैं तो आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके एमीटर बनाते हैं, इसलिए हम जो एमीटर में आई लगाते हैं वो इन टर्म्स ऑफ IG पुट करते हैं। फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट इन क्लोज लूप, साथ जोन क्लोज लूप के अंदर ये फ्रीली फॉलिंग मैग्नेट है और इसके साथ ओपन लूप में है। ये आ गया जी कैमरा, अब इसको देखने कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसमें। मोइज अकरम, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा तो इंडक्शन नहीं होती, क्योंकि करंट कांस्टेंट होगा तो उसका फील्ड भी कांस्टेंट होगा, फील्ड की वजह से फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स का चेंज जीरो आ जाएगा, तो ना इंड्यूस ईएमएफ होती है और ना ही इंड्यूस्ड करंट होता है। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस तरह से हो रही है कि फर्स्ट और सेकंड केस में या थर्ड और फोर्थ केस में जब मैग्नेट मूव कर रहा होता है तो उस मूविंग मैग्नेट के पास एनर्जी होती है, और वो मोस्टली मैकेनिकल एनर्जी होती है। लेट्स से ये जो कैमरा यहां पे लगा हुआ है, इस केस में जब ये मैग्नेट हाइट पे था तो हाइट के अंदर इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जब मैंने उसको फ्री फॉल करवाया तो उसकी पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में, और अल्टीमेटली जब वो इस लूप के पास पहुंचता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है पोटेंशियल या काइनेटिक, वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह जब आप लूप के पास मैग्नेट को लेके जाते हैं तो आप एक्सर्ट कर रहे होते हैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल की वजह से अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। इस तरह हम कहते हैं कि लेंजेस लॉ में एनर्जी जो है कंजर्व होगी, आप जितनी ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी एक्सर्ट करेंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को हम सबसे पहले
डिफाइन कर देते हैं, सेल्फ इंडक्शन इज अ phenomena in which changing current in a coil induces due to which induced current flows through the coil। अब इसमें सेल्फ इंडक्टेंस में हमारे पास एक सिंगल कॉइल होती है और उस सिंगल कॉइल में चेंज ऑफ करंट उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस कर देता है। अब सुपरफिशियली फिनोमेना ये होता है कि चेंजिंग करंट इंड्यूसेस ईएमएफ। इन डिटेल या इन बिटवीन ये होता है कि करंट ने प्रोड्यूस करना होता है मैग्नेटिक फील्ड को, और जब करंट चेंज कर रहा होता है तो अल्टीमेटली फील्ड भी चेंज करेगा। तो दिस चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA। जब B चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, और जब वो फ्लक्स का चेंज अपनी ही कॉइल के साथ लिंक कर रहा होता है तो वो उसके जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं सारे नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज हो रहा होगा, और n डेल्टा फाई को टाइम पे डिवाइड करने से फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाती है। और ये जो n डेल्टा फाई वाली टर्म है, दिस n डेल फाई इज नेम्ड एज फ्लक्स लिंकेज। जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनके साथ उस कॉइल का अपना ही फ्लक्स लिंक कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अब इसके अंदर लेंजेस लॉ वाला जो सेक्शन है, जो लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन था लेंजेस लॉ वाला, अगर पास पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सेल्फ इंडक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो इसके बाद आप लेंजेस लॉ पे शिफ्ट कर देंगे, और उस लेंजेस लॉ को आपने कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है कि अगर कॉइल के अंदर करंट डिक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस्ड करंट उसी करंट के पैरेलल हो जाएगा, और अगर कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस्ड करंट उस इंक्रीजिंग करंट को अल्टीमेटली अपोज कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेशन आ जाती है, तो हम कहते हैं कि जो फ्लक्स लिंकेज है उस फ्लक्स लिंकेज का कॉज होता है चेंज ऑफ करंट। करंट जितना ज्यादा चेंज होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा लिंक कर रहा होता है कॉइल के साथ, और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दें तो दिस n डेल्टा फाई becomes L delta I। This capital L shows self inductance इस सेल्फ इंडक्टेंस को हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास जो फ्लक्स लिंकेज था n डेल्टा फाई वो इक्वल हो गया है L डेल्टा I के, तो इस L डेल्टा I का दूसरा नाम भी हम फ्लक्स लिंकेज कह सकते हैं इसको। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे फैराडेज लॉ से। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ electromagnetic induction, induced EMF in a coil is minus n delta phi by delta t। अब इस एक्सप्रेशन में n डेल्टा फाई की जगह पे आप L डेल्टा I को रिप्लेस कर सकते हैं,
तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी माइनस एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी बन जाएगी। दिस ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। This minus sign is on behalf of Lenz's law। तो EMF सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, माइनस साइन Lenz's law है। Lenz's law में अब आपने उन दो एग्जांपल्स को कोट कर देना है जो हमने Lenz's law के लास्ट और सेकंड लास्ट में पढ़ी है कि अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा इंड्यूस करंट उसके पैरेलल होगा, करंट इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट उसके ऑपोजिट हो जाएगा। उसको इन डिटेल आपने इस सेक्शन में इंक्लूड कर लेना है। वापस आए इस फॉर्मूला पे, तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज माइनस एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। अगर आप यहां से सेल्फ इंडक्टेंस को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, और यहां माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस इज टेकन टू बी कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड कॉइल। किसी भी इंडक्टर की, किसी भी कॉइल की, सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट होती है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन बन गया। अब उस डायरेक्ट रिलेशन में हमारे पास अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को और इंड्यूस्ड ईएमएफ को, तो अगर ये कांस्टेंट है तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उतनी ज्यादा हो जाएगी। सो इट्स ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर हम कैलकुलेट करें इसकी स्लोप को, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ये बन जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। फिनोमिना इंडक्शन था, जो कांस्टेंट है इट इज इंडक्टेंस। तो ग्राफ दो चीजें शो कर रहा है, एक इसका रिलेशन डायरेक्ट है और उस डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ की जो शेप है वो लीनियर आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि आपको पूछ सकता है कि ईएमएफ वर्सेस डेल्टा आई बाय डेल्टा टी ग्राफ की जो स्लोप है वो न्यूमेरिकली किस क्वांटिटी को शो करती है, सेल्फ इंडक्टेंस को शो करती है। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट इज हेनरी। तो अगर हम इसका यूनिट देखें तो इट्स यूनिट इज हेनरी। हेनरी इज शोन बाय कैपिटल एच और इट इज इक्वल टू वोल्ट, डेल्टा टी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। नेक्स्ट टास्क ये होगा हमारा कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना है और हेनरी को डिफाइन करना है। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। तो L इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी है। इसकी डेफिनेशन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज induced EMF in it due to delta I by delta T of 1 ampere per second।
self inductance is induced EMF in a coil due to rate of change of current of 1 ampere per second। यानी अगर आप इस डेल्टा I by डेल्टा D को 1 कर देंगे तो जो वैल्यू इंड्यूस्ड EMF की होगी वही वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस की होगी। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन होता है डिफाइन हेनरी। तो इसकी डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए coil is 1 Henry if EMF of 1 volt is induced in it due to rate of change of current of 1 एम्पेयर पर सेकेंड। देखें जब आपने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना है तो उसकी वैल्यू ईएमएफ के इक्वल होगी। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 कर दें, अगर ये 5 वोल्ट है तो ये 5 हेनरी हो जाएगी, अगर ये 2 वोल्ट है तो 2 हेनरी हो जाएगी। और इसकी वैल्यू 1 हेनरी को डिफाइन करते हैं हम कहते हैं 1 हेनरी तब होगी जब ईएमएफ भी 1 वोल्ट है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी 1 एम्पेयर पर सेकेंड है। तो इसमें लेंजेस लॉ वाला सेक्शन आपने लेंजेस लॉ से बोरो करके ऐड कर लेना है। बाकी हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन होगी, हेनरी को डिफाइन करना है, फॉर्मूलाज में ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, यूनिट, ग्राफ, इसकी स्लोप, डेरिवेशन और ये बाकी सारी टर्म्स कर लेनी है। क्वेश्चंस हैं सेल्फ इंडक्टेंस के तो पूछ लें। सेल्फ इंडक्टेंस की डिपेंड देखिए कांस्टेंट है, डिपेंडेंस वाला टॉपिक एक प्रॉपर पूरा टॉपिक था पुराने कोर्स में। न्यू कोर्स में से उसने उसकी डेरिवेशन और सारे पैरामीटर्स माइनस कर दिए हुए हैं। मैं यहां पे उसका फॉर्मूला डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस लिख देता हूं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल, और ये जो स्मॉल एन यहां पे लिखा हुआ है it is turn ratio which is capital N over L. So this self inductance mu naught होती है permeability of free space, mu r होती है relative permeability, जिसका मतलब है it depends on medium, turn ratio, number of turns, area, length, radius and shape of coil, and this self inductance is